अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि ये जो फाइटोक्रोम होता है, क्योंकि हमने बताया ये क्रोमोप्रोटीन है, ठीक है, तो प्रोटीन तो समझ रहे हैं कि प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा। फिर हमने कहा क्रोमोप्रोटीन, और जब कहीं भी कोई क्रोमो का नाम आता है तो इसका मतलब कि उसमें कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो कि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको कहा जाता है क्रोमोफोर, ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और जो भी मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसमें कुछ ऐसा रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसा कोई रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है जो कि क्या कर सकता है कि रेजोनेंस शो कर सकता है, पाई बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है कि रेजोनेंस शो करेगा, तभी वो लाइट को परसीव कर सकता है, ठीक, जैसे ये आपको केमिस्ट्री में इतना तो पता ही होगा। तो अगर हम लोग फाइटोक्रोम की बात करें, तो ये क्या होता है, एक प्लांट कलर पिगमेंट है, हमने ऑलरेडी आपको बताया है। फोटो पिगमेंट है, इसको आइसोलेट किया था एक साइंटिस्ट थे बटलर, ठीक है, बटलर ने इस फाइटोक्रोम को आइसोलेट किया था। अगर हम लोग फाइटोक्रोम की बात करें तो फाइटोक्रोम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाइटोक्रोम यूबिक्विटस होते हैं प्लांट किंगडम में, ठीक है, यूबिक्विटस होते हैं प्लांट किंगडम में, ठीक है, पूरे के पूरे प्लांट किंगडम में पाए जाते हैं। जैसे कि एल्गी में भी फाइटोक्रोम पाए जाएंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में, मॉसेस जो जानते हैं आप, ब्रायोफाइट्स में पाए जाएंगे, हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं, ठीक, तो इन सब जगह पे ये फाइटोक्रोम पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में भी फाइटोक्रोम पाए जाते हैं। अब इसके बाद इनको आइसोलेट, हमने जैसा बताया कि बटलर ने इन 1959 में इसको आइसोलेट किया था, और इटियोलेटेड मेज सीड से किया था। इटियोलेटेड मेज सीड से मतलब मेज आप जानते हैं, इटियोलेटेड मतलब डार्क ग्रोन सीडलिंग। इटियोलेटेड सीडलिंग की जहां भी बात हो तो आप समझ लीजिए कि डार्क ग्रोन सीडलिंग है, उससे इसको आइसोलेट किया गया था। अब अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि ये एक क्रोमोप्रोटीन है, तो जब कोई क्रोमोप्रोटीन होती है तो उसमें एक प्रोटीन पार्ट होगा और एक लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला मॉलिक्यूल होगा। तो जो प्रोटीन पार्ट होता है, अब इसका एक ये प्रोटीन पार्ट है, प्रोटीन पार्ट जो इसका होता है वो ब्लूइश कलर, जैसा कि हमने बताया था पीआर फॉर्म कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, तो ये क्या होती है, ब्लू कलर की प्रोटीन होती है, ठीक है, कैसी होती है, ब्लूइश प्रोटीन होती है। हम क्योंकि इसकी सिंथेसिस किस फॉर्म में होती है, अभी पीएफआर फॉर्म तो रेड लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद बनती है, लेकिन प्लांट में इसकी सिंथेसिस किस फॉर्म में होगी, पीआर फॉर्म में होगी, और कहां पे होगी, साइटोप्लाज्म में होगी, ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस कहां, प्रोटीन बनता है, साइटोप्लाज्म में बनता है। तो प्रोटीन, जो इसका प्रोटीन है वो कितने अमाइनो एसिड का होता है, वो 1100 अमाइनो एसिड का होता है, ठीक है, जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है वो 1100 अमाइनो एसिड का होता है, जिसमें 46% कैसे होते हैं, पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, और इसमें 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और ये एक मोनोमर, इसका जो एक मोनोमर होता है वो 125 किलो डाल्टन का होता है, और ये जो पूरा अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है वो 2 मोनोमर से, मतलब कि ये डाइमर के फॉर्म में होगा तभी ये काम करेगा। तो डाइमर, जब एक मोनोमर 125 किलो डाल्टन का है तो दोनों मिलकर कितना बना लेंगे, 250 किलो डाल्टन की प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी आपको ये समझ में आया कि जो ये फाइटोक्रोम में जो प्रोटीन पार्ट है, अभी हम लोग प्रोटीन पार्ट की बात करें, प्रोटीन पार्ट किससे, 1100 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, जिसमें 46% पोलर अमाइनो एसिड होते हैं, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और इसके बाद यहाँ पे क्या कहते हैं, ये एक मोनोमर 125 किलो डाल्टन का होता है, और 2 मोनोमर से मिलके बना होता है, तो डाइमर होता है 250 किलो डाल्टन का। अब इसके बाद, ये तो प्रोटीन हो गया, क्रोमोप्रोटीन, तो प्रोटीन की तो बात हमने कर ली। अब जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, वो लाइट एब्जॉर्ब करने वाले मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, वो होता है एक्चुअली में वो स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं लीनियर टेट्रापायरोल। आपने टेट्रापायरोल रिंग तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, फोटोसिंथेसिस वगैरह में टेट्रापायरोल रिंग पढ़ा। एक होता है लीनियर टेट्रापायरोल। ये जो क्रोमोफोर का मतलब क्या, लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल, इसको कहा जाता है, इसको हम लोग क्रोमोफोर कहते हैं, जहां पे लाइट एब्जॉर्ब की जाती है। तो फाइटोक्रोम के केस में ये क्रोमोफोर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है लीनियर टेट्रापायरोल, ठीक है, लीनियर टेट्रापायरोल। ये जो लीनियर टेट्रापायरोल है, इसका दूसरा नाम होता है, फाइटोक्रोमोबिलिन। फाइटोक्रोमोबिलिन,
ठीक है। तो चाहे क्रोमोफोर कहिए, चाहे फाइटोक्रोमोबिलिन कहिए, चाहे लीनियर टेट्रापैरॉल कहिए, ये सब क्या है, ये फाइटोक्रोम के लाइट एब्जॉर्ब करने के लिए मॉलिक्यूल है। ठीक, ये जो लीनियर क्रोमोफोर है, एक्चुअली में ये मैमेलियन बाइल पिगमेंट के सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। जो ये लीनियर टेट्रापैरॉल का स्ट्रक्चर है, ये सिमिलर टू बाइल पिगमेंट ऑफ मैमल्स। ठीक है, बाइल पिगमेंट्स जानते हैं आप, पढ़ा होगा अगर फिजियोलॉजी में, तो मैमल्स में एक बाइल पिगमेंट होता है, उसके स्ट्रक्चर से सिमिलरिटी शो। ये वाला स्ट्रक्चर तो प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, प्रोटीन पार्ट है। इस प्रोटीन पार्ट से ये जुड़ा है लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल। वो लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर टेट्रापैरॉल है, या उसको हम लोग क्रोमोफोर कहेंगे या फाइटोक्रोमोबिलिन कहेंगे। अब इसके बाद तो अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो प्रोटीन पार्ट, जो कि ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में यहां पे देखिए एक होता है एन टर्मिनल डोमेन। ये होता है एन टर्मिनल डोमेन। जैसे आप किसी भी प्रोटीन के सीक्वेंस को देखेंगे तो उसमें एक एन टर्मिनल होता है, एक सी टर्मिनल होता है। तो जो डोमेन एन टर्मिनल पे पाया जाता है उसको कहा जाता है एन टर्मिनल डोमेन। और एक्चुअली में ये डोमेन होता है फोटोसेंसरी डोमेन। ये क्या करता है, लाइट को सेंस करने वाला डोमेन है भाई। लाइट को सेंस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रोमोफोर लगा है, तो क्रोमोफोर ही तो लाइट को सेंस करता है, और वो डोमेन लगा कहाँ है, इस एन टर्मिनल पे लगा है, तो इसलिए इसको कहा गया फोटोसेंसरी डोमेन। और इसके दूसरा डोमेन, इसका दूसरा डोमेन होता है रेगुलेटरी डोमेन। ये डोमेन क्या करेगा, ये डोमेन क्या करेगा कि ये मैसेज देगा कि भाई आगे चल के हमें क्या फंक्शन करने हैं। ये किसी पर्टिकुलर प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट कर देगा या कुछ ऐसे फंक्शन करेगा जिससे कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म हो। वो क्या करेगा हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहां पे क्या है कि इसमें आपको कुछ डोमेन दिख रहे हैं, जैसे कि अब ये डोमेन आपको याद कर लेनी कि फाइटोक्रोम के एन टर्मिनल पे पाया जाता है एक पास डोमेन, दूसरा पाया जाता है जेफ डोमेन, और तीसरा पाया जाता है फाई1 डोमेन। जो फाइटोक्रोम होता है उसके सी टर्मिनल पे, जो सी टर्मिनल डोमेन होता है वहां पे पाया जाता है पीआरडी। पीआरडी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए पास रिलेटेड डोमेन, इससे रिलेटेड डोमेन है। ठीक है, तो पीआरडी, दो पीआरडी पाए जाते हैं और एक पाया जाता है एचकेआरडी। ये होता है काइनेज रिलेटेड डोमेन। ठीक है, ये एक्चुअली में ये होते हैं सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। ठीक है, ये होते हैं सीरीन थ्रियोनिन काइनेज। अब तो यहां पे क्या है, ये रेगुलेटरी डोमेन है, ये सिग्नल ट्रांजैक्शन कराएगा। अब देखिए काइनेज है, तो किसी भी काइनेज का काम क्या होता है, किसी भी काइनेज का काम है फॉस्फोराइलेट करना। और आपको पता है कि जब सिग्नलिंग होती है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका इन्वॉल्वमेंट कहां पे होगा, सिग्नलिंग में इन्वॉल्वमेंट होगा। और इन एन टर्मिनल और सी टर्मिनल को जोड़ के रखने वाला एक रीजन होता है जिसको कहा जाता है हिंज रीजन। एन टर्मिनल को सी टर्मिनल से जोड़ के रखने वाला जो रीजन है उसको कहा जाता है हिंज रीजन। ठीक है, ये क्या है, हिंज रीजन। तो इस तरह से आपको ये समझ लेना है। तो अभी आपको क्या समझना है कि फाइटोक्रोम के प्रोटीन पार्ट में दो डोमेन होते हैं। ये एक मोनोमर है। ठीक है, ये एक मोनोमर है जो कि कितना 125 किलो डाल्टन का है, लेकिन पूरा का पूरा फाइटोक्रोम बनने के लिए ठीक ऐसा ही एक डोमेन और नीचे जुड़ा रहेगा। ठीक है, उस डोमेन को डाइमेराइज, जो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे डाइमेराइजेशन होता है, ये डाइमेराइजेशन करता है। मींस कि ठीक अभी आगे आपको बता रहे हैं, ठीक ऐसा ही एक और डोमेन रहेगा, दोनों जुड़ेंगे और जुड़ने के बाद तब वो 250 किलो डाल्टन का फाइटोक्रोम का फॉर्मेशन करेंगे। तो अभी आपको क्या समझना है कि फाइटोक्रोम का एक मोनोमर 125 किलो डाल्टन का होता है। उसमें दो डोमेन होते हैं, एक होता है एन टर्मिनल डोमेन और दूसरा होता है सी टर्मिनल डोमेन। एन टर्मिनल डोमेन में पास, जेफ, फाई डोमेन होता है। इस डोमेन को कहा जाता है फोटोसेंसरी डोमेन, क्योंकि यहाँ पे लगा है फाइटोक्रोमोबिलिन जो कि लाइट को परसीव करने का काम करता है। और दूसरा जो डोमेन होता है वो रेगुलेटरी डोमेन। जब ये डोमेन लाइट को परसीव कर लेता है तो ये डोमेन एक्टिव हो जाता है, रेगुलेटरी डोमेन। और ये इसके पास एक होता है काइनेज रिलेटेड डोमेन जो कि सीरीन थ्रियोनिन काइनेजेस होते हैं और वो सिग्नल ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद बहुत सारे फंक्शन होंगे, जीन एक्सप्रेशन होंगे और इस तरीके से फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म होने लगते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर का हम लोग और डिटेल, ये यहाँ पे जो फाइटोक्रोम का स्ट्रक्चर बना है, हाँ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे एक
थायोएस्टर लिंकेज है जो कि कोवेलेंट है। यहाँ पे एक थायोएस्टर लिंकेज है, मींस कि सिस्टीन रेजिड्यू से ये जुड़ा रहता है। ये एस आप देख रहे हो तो इसका मतलब यहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू से जुड़ा हुआ है, ये होता है थायोएस्टर लिंकेज जो कि कोवेलेंट, मतलब कि ये क्रोमोफोर लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल है, वो जेफ जो ये वाला डोमेन दिख रहा है यहाँ पे जो जुड़ा है ये थायोएस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यहाँ पे 3 थायोसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक। तो इस तरह से अब हम लोग एक स्पेसिफिक, ये सपोज की बैक्टीरिया का फाइटोक्रोम है, ठीक है, बैक्टीरिया का फाइटोक्रोम है। तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बताया गया, जैसे हमने बताया कि एक सब यूनिट ये है, मतलब एक मोनोमर ये है, एक मोनोमर और ये दूसरा मोनोमर, दोनों मिला के क्या बनाते हैं, डाइमर। ये मोनोमर 125 का, ये मोनोमर 125 का, ये कितना बनाएगा, 250 किलो डाल्टन का डाइमर बनाएंगे, तब ये फाइटोक्रोम का काम करेगा। अब ये इसका देखिए, ये फोटोसेंसरी डोमेन है, तो फोटोसेंसरी डोमेन में ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, ये फाइटोक्रोमोबिलिन है। तो इधर भी फाइटोक्रोमोबिलिन, मतलब कि दो मोनोमर यहाँ पे इस तरह से डाइमराइज हो गए, तो इधर भी। और ये जो फाइटोक्रोमोबिलिन सिस्टीन रेजिड्यू से जुड़ा होता है, ठीक है, 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड जुड़े रहते हैं, और ये यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन साइट्स होते हैं, ठीक। इसके बाद लाइट पड़ी, लाइट कौन परसीव करेगा, ये पीसीवी मींस की फाइटोक्रोमोबिलिन लाइट परसीव कर रहे हैं। परसीव करने के बाद हिंज रीजन पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं हिंज रीजन पे क्या फॉस्फोराइलेशन होता है, मींस की जब इस पर लाइट पड़ी तो लाइट पड़ने के बाद ये ऑटो फॉस्फोराइलेशन करता है, अपने ही डोमेन का क्या करता है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन, और एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो इसको एक्टिव कर देता है, और जब ये एक्टिव होता है तो ये अदर मॉलिक्यूल को फॉस्फोराइलेट करने लगता है, ठीक। तो अभी आपको क्या समझना है कि यहाँ पे ये हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड, क्योंकि ये बैक्टीरिया का है तो बैक्टीरिया के केस में हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन होता है, और अदर प्लांट्स के केस में क्या होता है, सीरीन थ्रियोनिन रिलेटेड काइनेज होता है, ठीक है, डोमेन होता है। आपको यहाँ पे ये बात याद है, बैक्टीरिया है तो हिस्टिडीन काइनेज रिलेटेड डोमेन होगा, ठीक। लेकिन अगर बैक्टीरिया ना होके कोई प्लांट है तो वहां पे सीरीन थ्रियोनिन काइनेज होते हैं। अब जैसे ही लाइट को ये परसीव करते हैं तो पीएफआर स्पेसिफिक फॉस्फोराइलेशन, जैसे लाइट को परसीव करेंगे ऑटो फॉस्फोराइलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑटो फॉस्फोराइलेशन कर रहे हैं अपने ही फॉस्फेट यहाँ पे हिंज रीजन पे, और फॉस्फोराइलेशन करने के बाद फिर ये क्या करते हैं, इस डोमेन को एक्टिव कर देते हैं, ये एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव होता है तो ये क्या है, ये एक काइनेज है, तो ये अदर मॉलिक्यूल्स को फॉस्फोराइलेट करता है। तो एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो जो ये फाइटोक्रोम है ये एक तरीके का काइनेज है, ठीक है। फाइटोक्रोम क्या है, एक तरीके से काइनेज का ही काम कर रहा है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि अपने डाउनस्ट्रीम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल, सपोज कि ये एक्स मॉलिक्यूल है, इसको फॉस्फोराइलेट कर रहा है। अब ये एक्स मॉलिक्यूल सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, सिग्नलिंग में पार्टिसिपेट करके ये न्यूक्लियस के अंदर सपोज जाके एक्सप्रेशन करा रहा है, कुछ इस तरह की चीजें ये कर रहा है फाइटो। अब इस फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर में तो ये तो आपने देखा कि यहाँ पे किस तरह से ये सिस्टीन रेजिड्यू से ये जुड़ा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पे सिस्टीन रेजिड्यू से ये इस तरह से यहाँ पे जुड़ा हुआ। अब ये जो प्रोटीन पार्ट है ये तो इसको क्या कहेंगे, एपोप्रोटीन, क्योंकि अभी इसके पास ये लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल अगर ना हो तो इसको एपोप्रोटीन कहेंगे, लेकिन जब इसके पास लाइट एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल भी आ जाए तो ये होलो प्रोटीन हो जाएगा। तो ये क्या है, ये होलो प्रोटीन हो जाएगा। तो यहां पे अब जैसे कि अब इस पूरे प्रोटीन में ये फाइटोक्रोम का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस फाइटोक्रोम के स्ट्रक्चर में जैसा कि हमने बताया कि पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है, ये आपको पता है कि पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज होता है। तो इसमें ऐसा क्या होता है कि ये पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये अभी तक का ये क्वेश्चन हुआ ना कि भाई एक ही मॉलिक्यूल जब 2 फॉर्म में रहता है तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस, प्रोटीन सबकी सिमिलर होती है, सब कुछ सिमिलर है, डिफरेंस कहां पे होता है, इनमें जो लीनियर टेट्रापायरॉल है, ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना, रिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्योंकि जब कोई भी मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके पास रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए आप देख पा रहे हैं कि पाई बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, इन्हीं में तो रेजोनेंस होगा तभी तो लाइट एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर टेट्रापायरॉल का, और लीनियर टेट्रापायरॉल कहता फाइटोक्रोमोबिलिन था। इस लीनियर टेट्रापायरॉल में ए बी सी डी 4 रिंग होती है, ए बी सी डी। तो जब ये जो आपको एरो यहां पे देख पा रहे हैं, तो जो डी और सी रिंग है, इन्हीं के बीच में रोटेशन होता है
पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज होने के लिए। मींस कि सिर्फ और सिर्फ यहां पे रोटेशन होगा तो पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है, मतलब यही रोटेशन रिवर्स हो जाएगा रोटेशन, तो फिर से पीएफआर से पीआर में चेंज हो जाएगा, ठीक। तो फिर से सुन लीजिए कि पीआर से पीएफआर फॉर्म में चेंज होने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है। जब मॉलिक्यूल पीआर से पीएफआर में चेंज होता है तो जो इसकी टेट्रापैरल है उस टेट्रापैरल स्ट्रक्चर में, लीनियर टेट्रापैरल स्ट्रक्चर में सी और डी के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है उसी का रोटेशन होता है और उसी रोटेशन की वजह से ये चेंज होते हैं। तो जब ये सिस फॉर्म में होते हैं, जब पीआर सिस फॉर्म में होते हैं, पीआर किस फॉर्म में होते हैं, सिस फॉर्म में होते हैं, ठीक है। आपको पता है डबल बॉन्ड में भी तो सिस और ट्रांस होते हैं। तो जब फाइटोक्रोम सिस फॉर्म में होगा तो उसको पीआर कहेंगे, जब फाइटोक्रोम ट्रांस फॉर्म में होगा तो उसको क्या कहेंगे, पीएफआर कहेंगे। बस यही डिफरेंस होता है रेड लाइट एब्जॉर्बिंग और फार रेड लाइट एब्जॉर्बिंग, मींस की फाइटोक्रोम जब पीआर फॉर्म में है और फाइटोक्रोम जब पीएफआर फॉर्म में है। इसे सुन लीजिए कि ये प्रोटीन पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये प्रोटीन पार्ट सपोज है, यहां पे ये सिस्टीन रेजिड्यू से, ये सिस्टीन रेजिड्यू से ये जुड़ा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को, जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हमने बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर एक्चुअली में क्या स्ट्रक्चर है। तो जो ये फाइटोक्रोमोबिलिन स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर, वो स्ट्रक्चर का नाम क्या है, लीनियर टेट्रापैरल। तो ये लीनियर टेट्रापैरल, लीनियर टेट्रापैरल में सिस और ट्रांसफॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म होते हैं। जब फाइटोक्रोम पीआर फॉर्म में होता है तो लीनियर टेट्रापैरल पीआर फॉर्म में होता है, जब ये ट्रांसफॉर्म में होता है तो पीएफआर फॉर्म में होता है। और यही फॉर्म का कन्वर्जन होता है, तो एक मॉलिक्यूल दो फॉर्म में रहता है, या तो पीआर फॉर्म में या तो पीएफआर फॉर्म में चेंज होते रहता है, इसी रोटेशन की वजह से। तो जब रेड लाइट, अब सपोज कि पीआर है, सिस फॉर्म में अभी ये एग्जिट कर रहा है, जैसे ही ये एग्जिस्टेंस इसका सिस फॉर्म में है तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे पीआर लाइट, रेड लाइट पड़ी, रेड लाइट जैसे ही पड़ेगी तो ये पीएफआर में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे रोटेशन हो जाएगा, और फिर से जब फार रेड लाइट पड़ेगी तो ट्रांस से फिर से सिस में चला जाएगा। तो यही कन्वर्जन होता है। तो यहाँ पे आप जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, इस स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं कि दो सब यूनिट आपको दिख रही है, मतलब कि आप देखिए यहाँ पे क्या, पहले तो जो ये मोनोमर है इसकी दो सब यूनिट है, तो जैसे कि फर्स्ट ए और मतलब फर्स्ट ए फर्स्ट बी, ठीक। फिर इसके तो ये दो सब यूनिट, फिर इसके बाद इसकी भी दो सब यूनिट, तो सेकंड ए सेकंड बी, ठीक। तो अब इसमें आप देखिए तो क्या हो रहा है, फर्स्ट ए और ये दोनों पे क्या बाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट ए और सेकंड ए पे क्या बाइंड कर रहा है, फाइटोक्रोम। तो ये क्या है, क्रोमोफोर बाइंडिंग डोमेन है, ठीक है, क्रोमोफोर बाइंडिंग डोमेन है। और इधर कौन से डोमेन होंगे, नॉन क्रोमोफोर बाइंडिंग डोमेन, क्योंकि यहाँ पे तो क्रोमोफोर बाइंड नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये दो मींस की एक दो मोनोमर दो सब यूनिट से, मतलब दो मोनोमर से मिलके फाइटोक्रोम क्या होता है, डाइमेराइज फॉर्म में होता है, तब वो काम कर पाता है। ये दोनों डाइमेराइजेशन कैसे होते हैं कि एक मोनोमर के दो सब यूनिट मिलके एक मोनोमर बनाते हैं और इस तरह से ये स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ए और सेकंड ए में क्या बाइंड करता है, फर्स्ट ए और सेकंड ए में क्या बाइंड करता है, क्रोमोफोर बाइंड करता है, और ये नॉन क्रोमोफोर बाइंडिंग पार्ट होता है। तो इस तरह से ये इसके स्ट्रक्चर की हम लोगों ने बात की। अब इसके बाद फाइटोक्रोम आर सीरीन थ्रियोनिन काइनेज दैट बोथ ऑटोफॉस्फोराइलेट और फॉस्फोराइलेट अ नंबर ऑफ अदर प्रोटीन। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, खुद को भी फॉस्फोराइलेट कर पाते हैं और अदर मॉलिक्यूल को भी फॉस्फोराइलेट कर पाते हैं, और इस तरह से वो क्या करते हैं, सिग्नलिंग प्रोसेस करेंगे या फिजियोलॉजिकल फंक्शन करेंगे। फाइटोक्रोम आर इंपोर्टेड इनटू न्यूक्लियस इन द एक्टिव पीएफआर फॉर्म एंड आर एसोसिएटेड विद सिग्निफिकेंट चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन। क्या होता है कि फाइटोक्रोम जो एक्टिव फॉर्म है, वो एक्टिव फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर जाके न्यूक्लियस के अंदर जाके कुछ ऐसे चेंजेस करेगा। अभी जब हम लोग इसकी सिग्नलिंग या मोड ऑफ एक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे बताएंगे कि किस तरह से एक्टिव फॉर्म न्यूक्लियस के अंदर जाके कुछ प्रोटीन्स को एक्टिवेट या इनएक्टिवेट करके पर्टिकुलर जीन को एक्सप्रेस कराएगा। तो इस तरह से ये फाइटोक्रोम काम करते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया है कि जनरली फाइटोक्रोम क्या होते हैं, फाइटोक्रोम्स आर काइनेजेस की तरह काम करते हैं। अब इसके बाद हम लोग फाइटोक्रोम की सिंथेसिस देखते हैं
क्योंकि फाइटोक्रोम दो चीज से मिलकर बना है, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा क्या है, क्रोमोफोर। ठीक है, एक प्रोटीन पार्ट है और दूसरा क्रोमोफोर, इन दो चीजों से मिलकर बना है। तो अगर ये इन दो चीजों से मिलकर बना है तो आपको पता है कि प्रोटीन की का मैसेंजर आरएनए मींस की न्यूक्लियस में क्या होगा, फाइटोक्रोम जीन का एक्सप्रेशन होगा। फाइटोक्रोम जीन एक्सप्रेस करके क्या बनाता है, एमआरएनए बनाता है। वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म, अब ये सब जो आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है ये क्या है, साइटोसॉल है। ठीक है, ये साइटोसॉल है और ये न्यूक्लियस है। ठीक, इस न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, जीन है फाइटोक्रोम का एक्सप्रेस हुआ, एमआरएनए बना। एमआरएनए ट्रांसलेशन कहाँ होता है, ट्रांसलेशन साइटोप्लाज्म में होता है। एमआरएनए यहां आएगा और ये बनाएगा फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम अभी एपोप्रोटीन है। ठीक है, एपोप्रोटीन क्योंकि इससे भी क्रोमोफोर नहीं जुड़ा है। जब इससे क्रोमोफोर जुड़ जाएगा तो ये होलोप्रोटीन बन जाएगा। तो अभी ये इसकी सिंथेसिस कहां हो गई, न्यूक्लियस के थ्रू इसने सिंथेसाइज किया। क्योंकि अब हम लोग बना रहे फाइटोक्रोमोबिलिन, और फाइटोक्रोमोबिलिन की सिंथेसिस कहां होती है, ये जहां जो अगर आपने ये क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस देखी हो या हीम की सिंथेसिस देखी हो, तो क्लोरोप्लास्ट की जो सिंथेसिस होती है वो कहां होती है, प्लास्टिड में होती है। तो इसकी फाइटोक्रोमोबिलिन की सिंथेसिस कहां होती है, प्लास्टिड में होती है। अब न्यूक्लियस में एमआरएनए बना, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में प्रोटीन की सिंथेसिस, और क्लोरोप्लास्ट में उसके जो क्रोमोफोर होती है उसकी सिंथेसिस होती है। कैसे होती है सिंथेसिस, ये सारा प्रोसेस जो आपको दिख रहा है ये कहां चलता है, प्लास्टिड के अंदर। ये सब प्रोसेस कहां चल रहा है, प्लास्टिड के अंदर, मींस की क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या होता है, अमीनो लेविनुलिक एसिड एक होता है मॉलिक्यूल। ठीक है, ये मॉलिक्यूल ये क्या होता है, नॉन प्रोटोन मींस की ये जो अमीनो लेविनुलिक एसिड आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में नॉन प्रोटीनिजेनिक मींस की जो प्रोटीन में पार्टिसिपेट नहीं करते उस तरह के अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन प्रोटीन फॉर्मेशन में ये इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अमीनो लेविनुलिक एसिड। अब ये क्या होता है कि ये हेल्प करता है पोरफायरिन रिंग बनाने में, प्रोटोपोरफायरिन रिंग। जब हीम की सिंथेसिस आप देखते हैं तो वहां भी देखिए प्रोटोपोरफायरिन बनता है। इसीलिए हमने इसको लीनियर टेट्रापैरॉल बोला कि मींस की बाइल पिगमेंट से भी मींस रिजेंबल्स शो करता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि पोरफायरिन रिंग जो मैमल्स में या प्लांट्स में बनती है उसकी सिंथेसिस कौन करता है, अमीनो लेविनुलिक एसिड, जो कि क्या है, एक अमाइनो एसिड है जो कि नॉन प्रोटीनजेनिक अमाइनो एसिड है। अब ये पोरफायरिन रिंग से क्लोरोप्लास्ट की भी सिंथेसिस होती है। जब आप क्लोरोप्लास्ट सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे बताया जाएगा। हीम सिंथेसिस करता है, प्रोटोपोरफायरिन से हीम बनता है। हीम से यहाँ पे एक एंजाइम होता है हीम ऑक्सीजनेज, जिसका नाम है, जिसके लिए जीन जो कोड करता है वो होता है HY1। जिसके लिए जो जीन होता है वो क्या होता है, जीन क्या होता है, HY1। ये एक जीन है जो कि कोड करता है एक एंजाइम को जिसका नाम है हीम ऑक्सीजनेज, जिसका नाम है हीम ऑक्सीजनेज। ये हीम ऑक्सीजनेज हीम से बनाता है बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन से फिर क्या बनता है, फाइटोक्रोमोबिलिन जो होता है सिंथेज। फाइटोक्रोमोबिलिन सिंथेज एक एंजाइम होता है, फाइटोक्रोमोबिलिन सिंथेज एक एंजाइम होता है जिसको जो जीन कोड करता है, इस एंजाइम को जो जीन कोड करता है उसका नाम है HY2। तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अगर HY जीन को हम म्यूटेट कर दें तो क्या होगा, फाइटोक्रोम में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। तो आपको क्या याद रखना है कि फाइटोक्रोमोबिलिन की सिंथेसिस प्लास्टिड में होती है। प्लास्टिड में सिंथेसिस करने के लिए कहां से होती है, उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल अमीनो लेविनुलिक एसिड होता है। ये अमीनो लेविनुलिक एसिड क्या बनाता है, बिलीवर्डिन बनाता है। बिलीवर्डिन से फाइटोक्रोमोबिलिन सिंथेज जिसका जीन क्या है HY2। फाइटोक्रोमोबिलिन सिंथेज के लिए कौन सा जीन इनकोड करता है, HY2। ये क्या करता है, फाइटोक्रोमोबिलिन को सिंथेसाइज करता है, और ये सिंथेसाइज करके फिर ये साइटोसॉल में आता है, और साइटोसॉल में आके फिर ये दोनों, ये देखिए यहाँ पे सिंथेसिस हो गई। सिंथेसिस होने के बाद फिर ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, आने के बाद फिर ये दोनों मिल जाएंगे, मिलने के बाद फिर ये PR फॉर्म बना लेंगे, फाइटोक्रोम का सिंथेसिस हो जाएगा। अब ये फाइटोक्रोम की जो सिंथेसिस हो गई तो इसमें क्या होता है, जो एन टर्मिनल, तो ये इसका एन टर्मिनल होगा, है ना। आपको पता है कि जो क्रोमोफोर होता है वो कहां पे होता है, एन टर्मिनल पे होता है। तो एन टर्मिनल पे क्या हो गया, क्रोमोफोर हो गया। सी टर्मिनल पे क्या होता है, ये सी टर्मिनल डोमेन होगा। तो सी टर्मिनल डोमेन एक रेगुलेटरी डोमेन होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया,
कि इस तरह से ये एक मोनोमर बना। अब इसके बाद इसी के साथ एक और मोनोमर बनेगा, ठीक है, ठीक। तो ये एक मोनोमर बनेगा, फिर इसके बाद ये इसका दूसरा मोनोमर बन जाएगा और फिर ये लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। पीआर फॉर्म है तो ये पीआर फॉर्म में कैसा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा। ये पीआर फॉर्म में कैसा फॉर्म होगा, सिस फॉर्म होगा। और ये सिस फॉर्म, जो ये आप सिस फॉर्म देख रहे हैं, ये सिस फॉर्म फिर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म में चेंज होकर पीएफआर फॉर्म में चला जाएगा। ये पीएफआर, तो ये डाइमर के फॉर्म में ही काम करते हैं। और इसके बाद ये फिर जब रेड लाइट में, मतलब कि पीआर फॉर्म में चेंज होगा तो फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इस तरह से ये अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एपोप्रोटीन की सिंथेसिस किस जीन से होती है, फाई जीन से होती है। और हाँ, यहाँ पे जो जीन को इनकोड किया जाता है वो PHY से, ठीक है। जैसे कि आप लोग जीन का नाम जनरली देखते हैं कि स्मॉल लेटर से किया, लेकिन यहाँ के केस में जो जीन कोड किया जाता है वो PHY कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो PHY प्रोटीन पार्ट को कोड करेगी और क्लोरोप्लास्ट से फाइटोक्रोमोबिलिन बनेगा। दोनों मिलकर साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, मिलने के बाद पीआर फॉर्म बनाएंगे। पीआर फॉर्म मींस कि एक मोनोमर बना, दो मोनोमर जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद फिर ये मोनोमर रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके पीएफआर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी सिंथेसिस होती है। फाइटोक्रोम इन्वॉल्व इन रेड एंड फार रेड रिस्पॉन्सेज आर डायमेरिक क्रोमोप्रोटीन्स, ठीक है। क्या होते हैं, डायमेरिक क्रोमोप्रोटीन्स। द टू सब यूनिट ऑफ फाइटोक्रोम आर लिंक्ड विद, अब बताइए कि हमने बताया था, जैसा कि आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था, तो हमने इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या बताया था कि इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर में क्या बताया था कि दो ये एक मोनोमर है, ये मोनोमर में ये बीच में क्या होता है, हिंज रीजन से जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे बीच में क्या है, ये हिंज रीजन से जुड़ा हुआ है। तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर फाइटोक्रोम में रेड और फार रेड डायमेरिक क्रोमोप्रोटीन होती है, ये डायमेरिक जो क्रोमोप्रोटीन होती है, इनके जो दो सब यूनिट, ठीक है, मोनोमर की बात नहीं कर रहे हैं, जब मोनोमर होंगे तो वहां पे डाइमेराइजिंग यूनिट होता है। डाइमेराइजिंग यूनिट, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे डी दिख रहा है ना, डाइमेराइजिंग, या आप यहाँ पे देखिए ये जो पीआरडी रीजन है, ये डाइमेराइजिंग यूनिट है। यहाँ पे क्या होगा, एक मोनोमर दूसरे मोनोमर से डाइमेराइज करती है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, दो सब यूनिट। अगर दो सब यूनिट की बात करें तो दो सब यूनिट कैसे जुड़ती हैं दो सब यूनिट जुड़ती हैं हिंज रीजन से, ठीक है। किससे जुड़ती हैं, हिंज रीजन से। तो आप लोगों को ये याद करना है।